अब हम लोगों को मुंबई मेट्रो का सीन दिखाया जाता है, जो कि चकाला स्टेशन की तरफ जा रही थी। मेट्रो चकाला के कुछ स्टेशन पीछे रुकी है और आजाद और उनकी टीम मेट्रो पर सवार हो जाते हैं। कुछ समय में उनकी टीम मेट्रो के सिस्टम को हैक कर लेती है, जिससे मेट्रो की लाइट ऑफ हो जाती है। जब मेट्रो की लाइट ऑन होती है तब 376 मुसाफिर लोगों को देखते हैं कि मेट्रो रुक चुकी है और किसी जगह पर 5 लड़कियों ने सभी को बोला है कि होशियारी मत करना, नहीं तो मारे जाओगे। लेकिन एक पुलिस ऑफिसर एक लड़की को पकड़ लेता है और सभी लड़कियों को बंदूक के नीचे रखने को कहता है। फिर हमारे आजाद की एंट्री होती है। आजाद उस पुलिस ऑफिसर को एक जगह बांध देता है और कहता है कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। आजाद उससे पूछता है कि तुम सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हो और उसकी उम्र कितनी है। पुलिस ऑफिसर बोलता है कि माँ से, और उनकी उम्र 55 वर्ष है। आजाद सभी औरतें को बोलता है कि किसकी उम्र है 55 वर्ष। तो कुछ औरतें हाथ खड़ा करती है, लेकिन आजाद उसे ही मारता है जो उसकी अपनी मेंबर होती है। फिर मेट्रो में और सभी न्यूज और शहर में डर का माहौल फैल जाता है। आजाद एक जगह कॉल लगाता है और कहता है कि सिस्टम की तरफ से कोई व्यक्ति को भेजो जो मुझसे बात करे। फिर सिस्टम की तरफ से नर्मदा को चुना जाता है। नर्मदा पूछती है कि तुम कौन हो। तभी आजाद बताता है कि मैं एक भारतीय नागरिक हूँ और मुझे किसी भी सरकार पर भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें जो बोलता हूँ वो करो। नर्मदा पूछती है कि तुम्हें चाहिए क्या। तभी आजाद नर्मदा को गाना गाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर गाना खत्म होने से पहले अगर तुमने एग्रीकल्चर मिनिस्टर को नहीं बुलाया, मैं हर 1 मिनट पर एक को मार दूंगा। जब हेल्थ मिनिस्टर आजाद से बात करता है और आजाद कहता है कि एक पेन और एक पेपर को ले लो और उसमें 40,97,35,556 रुपए मुझे ट्रांसफर करो। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर बोलता है यह कोई छोटी मोटी रकम नहीं है जिसे मैं तुरंत ट्रांसफर कर दूं। आजाद बोलता है कि जाओ बिजनेसमैन से मांग लो, नहीं तो सारे पैसेंजर मारे जाएंगे। आजाद हेल्थ मिनिस्टर को बोलता है और कहता है कि अगले 10 मिनट में तुम्हारे पास बहुत बड़े बिजनेसमैन का कॉल आएगा, इसलिए लाइन पर बने रहना। फिर आजाद काली की बेटी आलिया को कहता है अपने बाप को फोन करके बोलो पैसे ट्रांसफर करने के लिए। आलिया अपने डैड को कॉल करती है और सब कुछ सच बता देती है। फिर उसके डैड काली हेल्थ मिनिस्टर को कॉल करके कहते हैं कि उसे कहो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन मेरी बेटी को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। फिर नर्मदा आजाद से बात करती है और कहती है कि पैसे किस पर ट्रांसफर करने हैं। आजाद उसे एक मेल भेजता है और कहता है कि अगले 15 मिनट के अंदर इसमें 40,97,35,556 रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, नहीं तो चकाला स्टेशन से 3 किलोमीटर पहले इतने धमाके होंगे कि स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, रोड नहीं बचेंगे। कुछ समय के बाद आलिया बोलती है कि तुम लोगों ने मेरे साथ धोखा किया है। तभी आजाद आलिया को भी पैसेंजर के सामने सच्चाई बताता है कि मैंने कोई चीटिंग नहीं की है और यह भी बताता है कि इसी पिता ने 65,000 रुपए का लोन लिया था ट्रैक्टर खरीदने के लिए और जब नहीं चुका पाया तो उनके घर पर उन्हें खूब मारा पीटा और सभी के सामने नंगा करके खूब पीटा। की वजह से इनके पिता ने यह सोचकर फांसी लगा दी कि आत्महत्या करने से सरकार 2 लाख रुपए का मुआवजा देगी। और जब इनके पिता मार गए, पहले तो बैंक वालों ने ट्रैक्टर को वसूल लिया मारपीट करके। उसके बाद इनकी माँ के सोने का मंगलसूत्र छीन लिया और यह कह दिया कि ट्रैक्टर का सूद कौन देगा। और वही बैंक ने तुम्हारे पिता का 40,000 करोड़ का लोन माफ कर दिया और ये कहाँ का न्याय है। आजाद उससे कहता है कि हाँ, हम लोग बहुत बड़े चोर हैं और अपने पापा से मिलने पर मेरा नाम विक्रम राठौर बताना। और जब 15 मिनट के बाद पैसे ट्रांसफर हो गए हैं उस बैंक अकाउंट में, तब आजाद की टीम सारे पैसे को उन 7 लाख किसानों के बैंक में ट्रांसफर करवाती है जिन किसानों ने बैंक से लोन लिया होता है। फिर अपने वादे अनुसार वह मेट्रो को चकाला स्टेशन पर रुकवा देता है और सारे पुलिस कर्मियों को और ऑफिसरों को अपनी चालाकी दिमाग से चकमा देकर आजाद की सभी टीम समेत वो लड़की भी निकल जाती है जिसे आजाद ने मारा था। और बाद में किसानों के बीच जश्न का माहौल बन जाता है। जो किसान फांसी देने जा रहे थे वे रुक जाते हैं। चारों तरफ आजाद और उनकी टीम की वाहवाही हो मिलती है, लेकिन किसी को भी यह नहीं पता कि आजाद कौन है और उसके टीम के सभी मेंबर कौन है और कहां से आते हैं। अब आजाद की उम्र 55 वर्ष हो चुकी है, इसलिए उनके मेंबर आजाद के लिए नर्मदा नाम की एक लड़की ही ढूंढते हैं शादी कराने के लिए, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है। नर्मदा की एक बेटी है जिसका नाम सुजी है। नर्मदा अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करती है। नर्मदा और आजाद सुजी के स्कूल में एक दूसरे से मिलते हैं। नर्मदा आजाद को बताती है कि मैं शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी और लड़कों वालों ने कहा था कि बच्चे को मार दो तब हम तुमसे शादी करेंगे, लेकिन मैंने शादी नहीं की और सुजी की जीवन की रक्षा की। आजाद यह सब सुनकर नर्मदा से शादी करने के लिए राजी हो जाता है। अब आजाद अपने अगले मिशन को अंजाम देने के लिए एक खतरनाक प्लान बना लेता है। अब आजाद हेल्थ मिनिस्टर को बांस करने की तैयारी में है। अब हम लोग के सामने हेल्थ मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि अपना झूठा काम जनता को बता रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर बोलते हैं कि हमने सरकारी हॉस्पिटल को वर्ल्ड क्लास बना दिया है, उसमें लेटेस्ट इंक्यूबेटर्स, वर्ल्ड क्लास ऑपरेशन थिएटर और हर चीज की सुविधा प्रदान की है जब से मैंने हेल्थ मिनिस्टर का कारोबार संभाला है। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर की सारी बातें झूठी होती है, असलियत में हॉस्पिटल का हाल तो सच में बद से बदतर होता है। आगे मंत्री जी कहते हैं कि अगर मुझे गोली लग जाए तो मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में इतनी ज्यादा सुविधा है कि मैं पास के ही सरकारी हॉस्पिटल में बचा लिया जाऊंगा। यकीन नहीं है होता तो चलाओ गोली। फिर आजाद की टीम के द्वारा मंत्री जी को गोली लग जाती है और जब हॉस्पिटल ले जाने की बारी आती है तो आजाद मंत्री जी को पुलिस को चकमा देकर पास के सरकारी हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ के डॉक्टर को इलाज करने के लिए
ये बोलता है और सभी जनता के सामने लाइव आ जाता है। अब हॉस्पिटल के डॉक्टर सभी जनता को बताते हैं यहाँ इलाज की कोई सुविधा नहीं है और मंत्री जी का इलाज यहाँ नहीं हो सकता है। अब नर्मदा और हॉस्पिटल का गेट बंद कर दिया जाता है। वहाँ आजाद की टीम जगह जगह पर बम लगा देती है। अब नर्मदा को कॉल किया जाता है। नर्मदा बोलती है कि हमें कितने रुपए चाहिए। आजाद बोलता है कि मुझे तो सिर्फ 100% सच चाहिए। आजाद आगे बोलता है 3 साल पहले 27 फरवरी को आज के ही दिन इस हॉस्पिटल में सच को झूठ बनाकर एक बेगुनाह लड़की को सजा दिलाई गई थी मिस्टर जॉर्ज के द्वारा। मैं यह कहना चाहता हूँ कि मिस्टर जॉर्ज टीवी और मीडिया में लाइव आए और 100% सच बता दे जो कि उस दिन हुआ था। अगर सच के साथ थोड़ा सा भी खिलवाड़ किया गया तो मिनिस्टर जी इसके लिए बड़ी सी फूलों की माला तैयार रखना। फिर काली का कॉल आता है जॉर्ज को, बोलता है अगर तुमने सब कुछ सच नहीं बताया तो मेरे हाथों से मारे जाओगे और चिंता मत करना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी जॉर्ज बोलता है कि मेरी नौकरी खत्म हो जाएगी, हम सब और आप लोग सारे के सारे लोग ऊपर से नीचे तक फंस जाएंगे। काली बोलता है जितना बोला जाए उतना काम करो। फिर जॉर्ज 3 साल पहले की पूरी कहानी बताता है। तो मीडिया को बताता है कि आज के ही दिन 27 फरवरी को 60 बच्चे इस हॉस्पिटल में स्प्लैटिंग का इलाज के लिए आए हुए थे, लेकिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी थी। उस समय हेल्थ सेक्टर मैं संभाल रहा था। वहाँ के डॉक्टर इरम ने मुझे यह बात पहले से ही बोल दी थी कि ऑक्सीजन खत्म हो चुका है। ये भी कहा था कि सर अगर ऑक्सीजन सिलेंडर समय पर आपने नहीं पहुँचाया ना तो सारे बच्चे मारे जाएंगे, और अगर आपने समय पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुँचाया ना तो मैं अगले दिन हेल्थ मिनिस्टर के पास पहुँच जाऊंगी। और मैं उस दिन चाहता तो ऑक्सीजन सिलेंडर प्रोवाइड करवा सकता था, लेकिन मुझे बच्चों की जान से ज्यादा पैसे अच्छा लगता था, घपलाबाजी अच्छा लगता था। इसलिए मैंने भी डॉक्टर इरम को उस दिन यह कह दिया कि फॉर्मेलिटी कंप्लीट नहीं है, कोई भी काम नहीं होगा, बिना कमीशन का एक भी मेडिसिन हॉस्पिटल के अंदर नहीं घुसता है और इस सब कमीशन खोर है। डॉक्टर इरम सिलेंडर कहीं से लाने गई, लेकिन देर हो चुकी थी और सारे बच्चे मारे गए मेरी वजह से। इसलिए लीडर लोगों ने और हमने इरम को फंसा दिया कोर्ट में कि यह उस दिन ड्रग के नशे में थी, जिसकी वजह से इसने गलत ट्रीटमेंट की बच्चों की और सारे बच्चे मारे गए डॉक्टर इरम की वजह से, और मैंने उसे जेल में सजा दिलवाई। असल में सारी गलती मेरी थी। अगर मैंने सही समय पर गैस सिलेंडर भिजवाए होते तो सारे बच्चे जीवित होते। उस 60 बच्चों के मरने का जिम्मेदार मैं हूँ, ना कि डॉक्टर इरम। फिर आजाद अपनी अगली सत्य आराध्या को बताता है कि मैंने 234 हॉस्पिटल की लिस्ट तुम्हें ईमेल की है। मुझे 5 घंटों के अंदर इन हॉस्पिटलों में सारे इक्विपमेंट सामान मौजूद हो जाने चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज छूटी, किसी भी चीज में तुम लोगों ने अगर लापरवाही की तो समझ लेना मंत्री जी इस दुनिया में रहेंगे कि नहीं। इसलिए ये सारे काम 5 घंटे के अंदर तक खत्म हो जाने चाहिए। अब तुम्हारा समय शुरू होता है। तभी कॉल पर आराध्या आजाद से कहती है कि इतना कम समय में कैसे होगा। तब जवाब में आजाद कहता है कि मंत्री जी के पास 10 साल थे ये काम करने के लिए, तब उन्होंने वह काम नहीं किया और मैं आप लोगों को 5 घंटे एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। फिर 5 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम लोग देखते हैं कि 234 हॉस्पिटल में सारे सुविधा पहुँच चुकी है और सारे हॉस्पिटल अब बेहतर हालात में पहुँच चुका है। अब आजाद का सेकंड मिशन पूरा हो जाता है, इसलिए वह पुलिस वालों और सभी स्पेशल फोर्स को चकमा देकर वहाँ से निकल पड़ता है, मंत्री जी को वहीं पर छोड़ के। फिर आराध्या स्केच बनवाती है कि ये कौन है। उसे पता चलता है कि ये 3 उम्र वाले आदमी हैं, इसीलिए वो तीनों का स्केच बनवाती है और कहती है कि मुझे कल मेरी शादी वाले दिन इसका पता लगाओ और मुझे स्केच बना मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि कल मैं बिजी रहूंगी। और अगले दिन शादी का दिन आता है और आजाद और आराध्या दोनों शादी कर लेते हैं। लेकिन सुहागरात के दिन आजाद आराध्या को अपनी सच्चाई बताने ही वाला था कि जेल से आजाद की टीम का कॉल आ जाता है। फिर आराध्या अपना फोन देखने जाती है और आराध्या जब व्हाट्सएप खोलती है तो उसे आजाद की सच्चाई पता चलती है। इधर आजाद कॉल पर अपनी टीम से बात कर ही रहा था कि उसे आराध्या गोली मार देती है। इधर काली रस्सा के लिए निकलता है और अपने छोटे भाई को यह कह जाता है कि यहाँ सब कुछ ठंडे दिमाग से संभाल लेना और कुछ गड़बड़ मत करना, जो करना है मुझसे पूछ कर करना। फिर अगले दिन उसे पता चलता है कि आजाद और आराध्या ने शादी कर ली है और उसे लगता है कि आराध्या आजाद के साथ मिली हुई है, इसीलिए काली का भाई दोनों को उठवा लेता है और अपने इलाके ले आता है। लेकिन आजाद की टीम को इसका भनक लग जाता है और वह भी उसके इलाके पहुँच जाते हैं। यहाँ वह लोग देखते हैं कि काली का भाई आजाद और आराध्या को मार रहे हैं और एक गोली वे लोग आराध्या को मार चुके हैं। जब आजाद को गोली मारने की बारी आती है तो एंट्री होती है उनके पिता विक्रम राठौर की और आजाद को बचाने आई टीम यह देखकर हैरान हो जाती है। फिर विक्रम की टीम और काली की टीम दोनों में खूब मारपीट होता है, जिसमें काली का भाई का मृत्यु हो जाता है विक्रम राठौर के द्वारा। फिर विक्रम अपने बेटे को अपने अड्डे ले जाता है और आराध्या को वहीं छोड़ देता है। अब दूसरे पार्ट में दिखाया जाता है कि काली अभी रशिया में अपनी बिजनेस मीटिंग में है और उसे अचानक भारत से कॉल आता है कि आपका भाई विक्रम से लड़ने में मारा गया है। फिर काली भारत के लिए रवाना होता है और अपने भाई के बॉडी के पास आकर कहता है कि बिजनेसमैन को अपने गुस्से पर, इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरी तरफ आराध्या अपनी टीम से बात करती हुई दिखाई जाती है। उसने वारदात के दिन
आजाद की टीम का चेहरा देखा था और उसे पता चलता है कि ये 7 गर्ल्स उस जेल में है और समय आने पर आजाद का साथ देती है, इसलिए वह भी कैदी के वेश में उसे मिलने पहुंच जाती है और हाथ में अपने कपड़े पर चिप लगा देती है जो उसके टीम से कनेक्ट था और 7 गर्ल्स को बताती है कि आजाद ने मेरे साथ धोखा किया है। यह बात सुनकर गर्ल्स बताती है कि आजाद को समझने से पहले तुम ये समझो कि विक्रम राठौर कौन है, ऐश्वर्या कौन है। लड़कियां आजाद की सारी सच्चाई आराध्या को बताती है, जिससे अब आराध्या आजाद के साथ काम करना चाहती है और सभी गर्ल्स से पूछती है कि अब आजाद कहाँ है। वही जवाब में लड़कियां बताती है आजाद अभी अपने डैड के पास है। अब आजाद को दिखाया जाता है जो कि अब होश में आ चुका है। आँख खुलते ही वह अपने पिता और उनकी टीम को देखता है और वहीं पर विक्रम की टीम विक्रम की सच्चाई आजाद को बताता है कि इन 3 सालों में क्या क्या हुआ और अब इनकी याददाश्त जा चुकी है, लेकिन हम सब ने इनको यकीन दिला दिया है कि ये आपका बेटा है। अब आगे के सीन को दिखाया जाता है। आजाद की टीम का मेंबर आजाद और विक्रम की टीम को बताती है कि आराध्या, 7 गर्ल्स और उनकी बेटी की जान खतरे में है। अब बिना देर किए आजाद और विक्रम राठौर की टीम अपने काम को करने के लिए लग जाते हैं। इधर आजाद उन लड़कियों और आराध्या को बचाने जाता है और दूसरी तरफ विक्रम की टीम सूची को बचाने के लिए जाते हैं। इधर ईरानी आराध्या समेत सभी लड़कियों को बाहर बुलाता है और उल्टी सीधी बातें करने लगता है। आराध्या बोलती है ये क्या कर रहे हो ईरानी। अब ईरानी आराध्या को एक चमेट मारता है और कहता है तुमको क्या लगता है तुम्हारे लिए काम करता हूँ, मैं काली के लिए काम करता हूँ। फिर ईरानी काली को फोन करके पूछता है सर अब क्या करना है। काली बोलता है आजाद के बारे में पूछताछ कर लो और सभी को मार दो। उसके बाद ईरानी सभी को गोली मार देता है जिससे सभी के सभी बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं और अब ईरानी बाहर जा रहा है जहाँ पर उसका आजाद इंतजार कर रहा है। अब ईरानी आजाद को बोलता है कि आजाद अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते क्योंकि यह जेल मेरा है। आजाद हंसकर बोलता है जेल तेरा है लेकिन इसमें सारी के सारे औरतें तो मेरी है ना। और आजाद एक बटन दबाता है जिससे जेल का दरवाजा खुल जाता है और सारी औरतें बाहर आकर ईरानी समेत के आदमी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ आराध्या जख्मी हालात में आजाद को आवाज लगाती है जिसे सुनकर आजाद उसके पास पहुंचता है और वह देखता है कि सभी को गोली लगी हुई है। आजाद लक्ष्मी को छोड़कर सभी को बचा लेता है। अब अगले मिशन में लक्ष्मी की जगह आराध्या काम करने का फैसला करती है। अब आजाद की एक नई टीम बनकर रेडी हो गई है। अब आजाद सबको अगले मिशन बताता है। इस बार काली की बारी है क्योंकि वह इलेक्शन में करोड़ों रुपए विदेश में भेजने वाला है और अगर ये जनता के पैसे विदेश चला गया ना तो इलेक्शन में वही होगा जो काली चाहेगा। इसलिए आजाद कहता है कि मैं और 7 लड़कियां और डैड की टीम पैसे को लेकर इस जगह पर पहुंचेंगे और बाकी बचे तुम लोग आराध्या का साथ दोगे ईवीएम मशीन को इस जगह पर लाने के लिए। और सभी अपना अपना काम में भिड़ जाते हैं। अब आजाद और उनकी टीम को दिखाया जाता है जो कि अपना काम बखूबी कर रहे हैं। अब आजाद की टीम पैसों से भरा ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और जिससे काली के लोगों को पता चल जाता है। फिर दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है और आजाद ट्रक को लेने में कामयाब हो जाता है। आजाद के डैड आजाद को कहते हैं कि मैं इन लोगों को संभालता हूँ, अगर तुम ट्रक को लेकर पहुँचो क्योंकि तुम्हारा ये मिशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन खुशी की बात यह थी कि आजाद और आराध्या मिशन को पूरा करने में कामयाब होते हैं। आजाद की टीम सारे ट्रक को लेकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं और विक्रम की टीम उनसे सामना करते हैं, लेकिन वह लोग इतने ज्यादा होते हैं कि विक्रम की टीम पकड़ी जाती है। अब अगले पार्ट में दिखाया जाता है कि विक्रम की टीम को काली के पास लेकर आया जाता है। काली सभी को खूब मारता है लेकिन कोई भी रुपये के बारे में कुछ नहीं बताता। तभी वह टीवी पर आजाद को देखता है जिसमें वह कह रहा है कि मैं 10 बजे सुबह मॉर्निंग में टीवी पर लाइव आऊंगा, जिससे न्यूज चारों ओर आग की तरह तेजी से फैल जाती है। अब आजाद से बात करने के लिए ऑफिसर मधुबन नायक को चुना जाता है। मधुबन नायक कहता है कि वह 10 बजे सुबह टीवी पर नहीं आना चाहिए, इसलिए तुम 100 लोग कमांडर लेकर जाओ और उसे जिंदा मत छोड़ना, उसे मार दो। तभी 100 आर्मी अंदर चले जाते हैं लेकिन वह अंदर ही रह जाते हैं। आजाद सिर्फ एक को बाहर भेजता है बिना कपड़ों का। आर्मी वाला मधुबन नायक को बताता है कि वह अकेला नहीं, उसके साथ वह और 6000 महिलाएं हैं और उसने 20 फीट पीछे तक चारों तरफ लैंड माइन बिछा रखे हैं, इसलिए सभी को पीछे हटने को कहा है, नहीं तो सभी के चीतरे उड़ जाएंगे। मधुबन चेक करता है कि सही में लैंड माइन बिछा हुआ है, इसलिए वह सभी को पीछे हटने को कहता है। आजाद अब मधुबन से कॉल पर बात करता है लाइव और कहता है कि मैंने तुम्हें एक डॉक्यूमेंट भेजा है, उसमें मुझे हेड ऑफ स्टेट के साइन चाहिए, नहीं तो 90,000 ईवीएम मशीन को खत्म कर दूंगा, जिससे पूरा सिस्टम ही हिल जाएगा। जिससे यह खबर पूरे देश में तेजी से फैल जाती है और आजाद इधर लाइव देश की सच्चाई बताता है कि देश में क्या हो रहा है। वह लाइव बोलता है मुझे हेड ऑफ स्टेट का इस पर साइन चाहिए, इस पर, क्योंकि इससे 53 फैक्ट्रियां देश में बंद हो जाएगी, जिससे होगा कि 40 लाख लोग की जान हर साल बच जाएगी अगर अगल बगल के एरिया पोल्यूट नहीं होंगे, लोग बीमार नहीं होंगे। और एक आखिरी बात, आप लोग सब कुछ सोच समझकर कोई भी काम या फिर कोई भी सामान खरीदते हैं, लेकिन आप लोग नेता चुनने में किसी को भी वोट दे देते हैं। आप वोट देने से पहले नेता लोग से पूछे आप मेरे लिए अगले 5 साल में क्या क्या करोगे। जब आप अपने सवाल से संतुष्ट हो जाएं तभी उनको वोट दे, सच्चे नेता को जो आपके हित में काम करे। यह बात सुनकर
सुनकर सारी जनता जाग जाती है, जिससे हेड ऑफ स्टेट इन पर साइन कर देता है और सारे 53 फैक्ट्रियां बंद हो जाती है। के बदले में आजाद सभी को ईवीएम वापस कर देता है। अब लास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ काली अब कैसे भी करके जेल में पहुंच जाता है अपने रुपये को लेने के लिए। विक्रम एक साथी को मारकर बोलता है, सभी सावधान हो जाओ, लेकिन तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि विक्रम राठौर को अचानक होश आ जाता है पिछली यादों का। फिर दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और सच्चाई की जीत होती है। फिर आजाद काली का वही हाल करता है जो हाल काली ने 30 साल पहले उसकी माँ का किया था। इसके साथ ही ये फिल्म खत्म हो जाती है।